So hello everyone, I hope you all are doing great. So my today's topic is general defenses of tort. मतलब कि हम टॉट में कौन कौन से डिफेंसेस लगा सकते हैं जिससे कि कोई भी नॉर्मल बंदे को सज़ा ना हो। सो पहला डिफेंस जो हमारे पास आता है वो है वॉलंटियर नॉट फिट इंजरिया। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इन केस अ plaintiff voluntarily suffers some harm, he is not allowed to complain for the same. The consent to suffer harm could be expressed or implied. For example, when you yourself call someone to your house, you cannot sue that person for trespass. वॉलेंटियर नॉट फिट इंजरी का मतलब होता है जो प्लांटिव है उसने वॉलेंटरली मतलब अपनी मर्ज़ी से बोला है कि हाँ ये जो हार्म है ये मैं सफ़र कर सकता हूँ किसी XYZ रीज़न से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने किसी को अपने घर पे बुलाया, कोई भी मेरा गेस्ट था या कोई भी फ्रेंड था, कोई भी स्ट्रेंजर था, बुलाया मैंने, तो कल को मैं उसको सू नहीं कर सकती कि भाई तूने जो है मेरे घर पे आके एक ट्रेसपास कंडक्ट किया। अब इसमें जो है हम 3 केसेस करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप अपने पेपर में 2 लिखना चाहे 1 लिखना चाहे, वो सारा आपके ऊपर है। द फर्स्ट केस लॉ इज़ हॉल वर्सेस ब्रोकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब केस. So the plaintiff was a spectator of a car racing event and the track on which the race was going on belonged to the defendant. During the race, 2 cars collided and out of which one was thrown among the people who were watching the race. The plaintiff got injured. The court held that the plaintiff knowingly and willfully consented to watch the race and the defendant will not be लाइबल। अब बहुत सिंपल चीज़ मैं एक बताती हूँ। आप कोई कार रेस देखने जा रहे हैं, आप कोई भी XYZ चीज़ देखने जा रहे हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो चीज़ें कंडक्ट कराई गई हैं, जिसके द्वारा कराई गई हैं, जिसने भी कराई है, वो लाइबल नहीं होगा। क्योंकि जब आप किसी मूवी की टिकट लेते हैं तो आप बिल्कुल लेते हैं कि हाँ हम जो है ये मूवी देखेंगे, या कोई भी अगर सीन हो जाता है यहाँ पे, कोई भी XYZ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हमें हार्म कर देती है, तो वो जो मूवी का जो थिएटर का मालिक है वो लाइबल नहीं होगा, लाइबल आप खुद होंगे। आप चाहो तो आप मत लो, आप घर पे बैठ के देख लो, रेस आप मत देखने जाओ, क्रिकेट मैचेस आप मत देखने जाओ, बॉल तो आपको भी लग सकती है ना। तो इसमें क्या होता है, जो प्लांटिव होता है वो विलिंगली वहाँ पे जाता है, अगर कोई भी चीज़ उसे हर्ट कर जाती है तो उसके लिए वो ही खुद लाइबल होगा। जो हमारा नेक्स्ट केस है वो है पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायगा. इन दिस केस द ड्राइवर ऑफ द जीप took the jeep to fill petrol in it. 2 strangers took a lift and after that the jeep got toppled. The 2 strangers who took the lift were thrown out of the jeep, leading to the death of one of them. The court held that the master of the driver could not be made liable as it was the case of volunteer not fit injury. अब ऑब्वियस सी बात है, मैं सड़क पे खड़ी हुई, मुझे लिफ्ट की नीड है और मैं किसी की जीप या गाड़ी की लिफ्ट लेती हूँ। अब उस गाड़ी का आगे जाके अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो लाइबल मैं खुद होंगी, क्योंकि मैं विलिंगली उसकी गाड़ी में बैठी, उसने मुझे फोर्स नहीं करा कि आओ मेरे साथ बैठो और मैं आपको लिफ्ट प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो इस केस में ये बताया गया, एक बार आप केस स्टडी कर लेना ये वाला, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जिसमें एक स्मॉल ब्रीफ दे रही हूँ और इतना मैंने आपको समझा दिया कि आप पेपर में जो है इसे लिख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द लक्ष्मी राजन वर्सेस मलार हॉस्पिटल. So a 40-year-old married woman noticed a lump in her body, but the pain didn't affect her uterus. After the operation, she saw that her uterus had been removed. The court held that the patient's consent was only till the extent of the removing of the lump, but she had not consented to remove the uterus. Hence, the defendant was held liable. Mere knowledge does not apply here. The plaintiff has to know about the presence of risk and shall be knowingly agree to suffer any. अब इस केस में पूरी कहानी चेंज हो जाती है। बेसिकली होता क्या है, 40 ईयर मैरिड वूमेन होती है जिनको जो है उनके स्टमक में जो है एक लंप महसूस होता है, जो कि निकलवाने के लिए वो हॉस्पिटल जाती है। जब उनका ऑपरेशन हो जाता है तो वो देखती है उनका यूट्रस भी निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वही लायबल होगा। क्यों? क्योंकि उस लेडी ने सिर्फ ये कंसेंट करा था कि मैं अपना लंप निकलवाने आ रही हूँ, उस लेडी ने ये कंसेंट नहीं दिया था कि मैं जो अपना यूट्रस निकलवाने भी आ रही हूँ। तो इसमें जो हॉस्पिटल्स वाले हैं, जो भी जिसने भी ऑपरेशन करा है, वो लायबल
होगा। Now let's come towards the plaintiff, the wrongdoer. Negligence of a plaintiff himself. Basically इसका मतलब होता है जो plaintiff होता है वो खुद ही एक wrongdoer होता है. If the plaintiff consents, the risk of negligence himself, then the defendant shall not be held liable. In cases where both the parties are at fault, then it will become a case of contributory negligence. Amount of compensation got reduced. अगर प्लांटिफ ने खुद ही कंसेंट दिया है, एक रिस्क ऑफ नेग्लिजेंस क्रिएट किया है, तो वो खुद ही लाइबल होता है, उसके लिए कोई और लाइबल नहीं होता. इसका केस लॉ मैं आपको बस नाम बता रही हूँ, एक बार आप खुद जाके रीड करिएगा, विच इज़ पिट्स वर्सेस हुंट, PITTS वर्सेस HUNT. Now let's come towards the inevitable accident. Any unexpected injury or accident which could not have been stopped or avoided in spite of taking all due care and precautions on the part of the defendant shall be known as inevitable accident. Inevitable accidents क्या होते हैं, हिंदी में मैं समझा देती हूँ. एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी जो कि रोका जा सकता था, रोका गया भी पर रुक नहीं पाई. इसका एक केस लॉ बताती हूँ, उससे आपको समझ में आए. स्टैनली वर्सेस पॉवेल. द पार्टीज वेंट फॉर शूटिंग. ये केस तो आप पढ़ लेना, मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ. स्टैनली वर्सेस पॉवेल में बेसिकली क्या होता है, जो प्लांटिफ होता है वो एक शूटिंग कर रहा होता है, जिसमें गलती से क्या होता है कि ओक ट्री से लग के जो उसकी जो बुलेट होती है वो एक इंसान के अंदर लग जाती है. तो बेसिकली वो शूटिंग सही कर रहा होता है, बट एक ओक ट्री की वजह से वो किसी इंसान के अंदर जाके लग जाती है. तो इसमें क्या होता है, जो एक्सीडेंट है ये इनएविटेबल हो जाता है. उसे तो नहीं पता ना कि वो ओक ट्री से बाउंस होकर कहीं और लग जाएगी, तो वो काफ़ी प्रिकॉशंस लिए होंगे उसने, बट अब लग गई, तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट हो. एक और केस लॉ हम पढ़ लेते हैं. असम स्टेट कॉर्पोरेशन फेडरेशन वर्सेस श्रीमती अनुभा सिन्हा. The premises which belonged to the plaintiff were led out to the defendant. The defendant, who was a teenager, requested the plaintiff to repair the electric rings of a defective portion. तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा प्लांटिफ होता है उसने एक घर जो है रेंट पे दे रखा होता है, जिसमें कि क्या होता है डिफेंडेंट को दे रखा होता है, और डिफेंडेंट जो डिफेंडेंट होती है वो एक टीनेंट होती है जिसको घर दे रखा होता है. उनके घर में कोई इलेक्ट्रिक वायर का कोई प्रॉब्लम होता है, और वो प्लांटिफ को बोल देती है कि ये जो है आप इसे टाइम टू टाइम ठीक करवा दीजिए. So the plaintiff did not take it seriously and failed to do so. Due to a short circuit and accidental fire spread in the house, there was a negligence from the defendant's side, and hence it was as inevitable एक्सीडेंट. तो ये इनएविटेबल एक्सीडेंट नहीं होता. अब ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने लैंडलॉर्ड को बोल रही हूँ कि मुझे इस घर में ये XYZ प्रॉब्लम है, आप इसे ठीक करा दीजिए, अदरवाइज़ कुछ भी बड़ा हो सकता है. एंड कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ ख़राब है घर में, तो वो तो कुछ भी CVA क्रिएट कर सकती है. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो गलती होती है वो डिफेंडेंट की ही मानी जाती है, क्योंकि उनकी गलती की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है. इतनी बार बोलने के बाद भी उन्होंने घर का काम सही से नहीं कराया. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द एक्ट ऑफ गॉड. एक्ट ऑफ गॉड बहुत सिंपल होता है. एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है कोई भी टाइप की ऐसी चीज़ हो जाना जो इंसान नहीं बल्कि भगवान खुद करता है. जैसे कि अर्थक्वेक आ जाना, कोई भी फ्लड आ जाना, कुछ भी ऐसा हो जाना जो इंसान नहीं बल्कि भगवान के उससे हुआ है. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी एक्ट ऑफ गॉड होता है तो वो नेचुरल फोर्स होता है, और इट मस्ट बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकरेंस एंड नॉट समथिंग विच कुड हैव बीन एंटिसिपेटेड और फॉरसीनेबल. अब एकदम से फ्लड आ जाता है, अब हमने थोड़ी सोचा होता है कि आएगा, एकदम थोड़ा हम बचा पाते हैं. अगर अब बचा पाते तो आज इतने सारे घर ना टूटे होते, लोगों को जगह जगह से शिफ्ट ना करना पड़ता. इसका केस लॉ मैं आपको समझा देती हूँ. which is Kalulal versus Hemchand. The wall of a building collapsed due to normal rainfall to about 2.66 inches. The incident resulted in death of a respondent children. The court held that the defense of act of God was not applicable in this case since the rainfall was not extraordinary. The appellate was held liable.
अब इसमें क्या होता है, हम जो है एपिलेट को लायबल ठहरा देते हैं। क्यों? क्योंकि रेनफॉल एक इतनी छोटी चीज़ है, मतलब रेनफॉल से बिल्डिंग कोलैप्स होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रेनफॉल से बिल्डिंग कोलैप्स होना पॉसिबल ही नहीं है कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या होता है, हम एक्ट ऑफ गॉड नहीं लगाते हैं। द फिफ्थ वन इज़ प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। द लॉ हैज़ गिवन परमिशन टू प्रोटेक्ट one's लाइफ एंड प्रॉपर्टी, and for that it has allowed the use of reasonable force to protect himself and his property. Essentials हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट एसेंशियल आता है, द यूज़ ऑफ फोर्स इज जस्टिफाइड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस। मतलब कि जो भी हमें सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी फोर्स हमें लगाया वो जस्टिफाइड होना चाहिए। ये नहीं किसी ने हमें एक थप्पड़ मारा तो हम उसे चाकू मार देंगे, तो एक जस्टिफाइड फोर्स होना चाहिए। देयर शुड बी एन इमीडिएट डेंजर, एकदम से डेंजर आने पे ही हम सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड वन इज़ द फोर्स मस्ट बी रीजनेबल, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया ही फर्स्ट पॉइंट का। इट इज़ अलाउ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल, प्रॉपर्टी और साथ ही साथ अपने प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। केस लॉ देख सकते हैं, रामानुजम मुडेल वर्सेस एम गगन। द लैंड ओनर दैट इज अ डिफेंडेंट हैड लेड अ नेटवर्क ऑफ लाइव वायर्स ऑन हिज लैंड। द प्लेंटिफ इन ऑर्डर टू रीच हिज ओन लैंड tried to cross it and receive a shock and sustained severe injuries. Since there was no notice of the live wire, the defendant claimed that it was an act of self-defense against the trespassers. तो बेसिकली डिफेंडेंट ने क्या करा, बहुत सारी नेटवर्क वायर्स जो अपने घर के बाहर लगा दी, जो कि शॉक प्रोवाइड करेगी हर उस इंसान को जो कि यहाँ से निकलेगा। अब बेसिकली प्लांटिव अपने घर की तरफ जा रहा था और गलती से उसका पैर उन वायर्स पर लग गया, जिससे कि क्या हुआ कि उसे काफ़ी ज़्यादा सीवियर इंजरीज आ गई शॉक लगने की वजह से। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है, डिफेंडेंट ने ये बोला कि ये मेरी सेल्फ डिफेंस के लिए था ताकि कोई ट्रेसपास ना कर पाए, पर इसमें ये वाला पॉइंट लग जाता है हमारा, देयर शुड बी एन इमीडिएट डेंजर। वहाँ पे इमीडिएट डेंजर नहीं था और प्लांटिव को हर्ट हो गया, तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला ये कोई भी सेल्फ डिफेंस नहीं है एंड डिफेंडेंट इज़ हेल्ड लायबल। थैंक यू सो मच। आगे कोई वीडियोस बनानी हो तो प्लीज़ कमेंट एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।